तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विद मदन मोहम्मद चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। जो उसका नोटिफिकेशन आया है यानी जो उसकी विज्ञप्ति आई है, उस विज्ञप्ति के बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इस विज्ञप्ति के बारे में आपको बता दें कि देखिए, किसी भी वैकेंसी को जब आप भरते हैं, ठीक है, किसी भी परीक्षा में जब आप सम्मिलित होने जाते हैं तो आप उसकी विज्ञप्ति से संबंधित जो भी जानकारी हो उसे जरूर एक बार पूरा पढ़ लिया करिए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि ना हो पाए। ठीक, अभी मैं इसमें बताऊंगा बहुत सारी चीजें आपको इसमें हमने सम्मिलित किया है जो कि आपको इस भर्ती में जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको इस भर्ती में जो अति आवश्यक चीजें हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, वरना आप हो सकता है कि इस आगे चलकर पछतावा करें, ठीक है, या भुक्तभोगी हो जाए। ठीक, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस परीक्षा को दिया है और मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड भी हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पद पर चयनित होकर इसे छोड़ चुका भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी प्रकार की भ्रम में मत पड़िएगा, ठीक है। इस भर्ती से संबंधित जितनी भी संपूर्ण बातें हैं उससे आज मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा 2023 की विज्ञप्ति के बारे में, ठीक है। विज्ञप्ति में क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय और इसके अलावा इस परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है उस पर हम बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस जो परीक्षा की आई है उसका पद क्या है, कौन से पद नाम इसमें सम्मिलित किए गए, ठीक है। इसका पद नाम क्या है दोस्तों, यह है आरक्षी नागरिक पुलिस, ठीक है। यानी कि इस बार जो 60,244 भर्ती आई है, इस 60,244 भर्ती में केवल और केवल सिविल पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। यानी आरक्षी का मतलब क्या होता है, कांस्टेबल होता है, ठीक है। आरक्षी का मतलब क्या होता है, कांस्टेबल, और नागरिक पुलिस का मतलब सिविल पुलिस, ठीक है। तो आरक्षी नागरिक पुलिस, इससे पहले जो भर्ती आती थी उस भर्तियों में पीएससी और फायर ब्रिगेड को भी शामिल कर लिया जाता था, ठीक है। यानी पीएससी में जो कांस्टेबल का पद है और जो फायर ब्रिगेड में कांस्टेबल के पद नियुक्त किए जाते हैं वो भी इन्हीं भर्तियों में सम्मिलित कर लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि जो टोटल वैकेंसी आई यानी 60,244 जो पूरी वैकेंसी आई है, ठीक है, उसमें जो है केवल और केवल आरक्षी नागरिक पुलिस के हैं, ठीक है। यानी जो कांस्टेबल के पद है वो सिविल पुलिस के पद है, ठीक है। यानी जो कि आपके थाने में नियुक्त होते हैं, आपके पुलिस लाइन में जो होते हैं, ठीक है। यानी पीएससी और फायर ब्रिगेड की वैकेंसी इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे सम्मिलित हो जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। अभी जो विज्ञप्ति है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पद तो आपको पता हो चल गया, कांस्टेबल का पद है और नागरिक पुलिस सिविल पुलिस का पद भर्ती है, ठीक है। अब कुल पदों की बात की जाए तो कुल पद इसमें कितने हैं, 60,244। कितने पद है दोस्तों, 60,244 पद है, ठीक है। अब इन 60,244 पदों में किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्टें हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो 60,244 में कुल युवा यानी युवा के मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी कुल कितने पद हैं, 24,102 पद है, ठीक है। कितने हैं जनरल कैटेगरी के, 24,102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है, तो 6,024 पोस्ट है, ठीक। ओबीसी की है 16,264। ओबीसी कितनी पोस्ट है, 16,264 पोस्ट है। और एससी कितनी पोस्ट है, तो एससी की सीट है आपकी 12,650, ठीक है। और एसटी कितनी सीट है, तो 1,204, ठीक। ये यानी 60,244 कुल पदों को कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड कर देंगे तो इतने पद हर कैटेगरी के आएंगे, ठीक है। 24,000 लगभग जो है जनरल के पद है, 6,000 ईडब्ल्यूएस के और 16,000 जो है कुछ पद जो है ओबीसी के हैं, 12,650 कुछ पद एसटी के हैं और 1,204 पोस्ट एसटी के हैं, ठीक है। ये पदों की संख्या की बात हमने किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कब कर सकते हैं, इसकी डेट क्या है। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई की डेट जो है ये शुरू हो गई है आपकी 27/12/2023 से, ठीक है। यानी 27/12/2023 से आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट डेट इसकी कब है, तो लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024, यानी 16/1/2024 मतलब 16 जनवरी 2024 को, ठीक है। और इसकी करेक्शन की डेट जो है वो है 18/1/2024, यानी कि 18 जनवरी तक यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है
तो आप उसे 18 जनवरी से पहले जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 18 जनवरी की इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, फीस कितनी है? तो सभी कैटेगरी के लिए ध्यान रखिए, किसी भी कैटेगरी के लिए अलग से नहीं कोई फीस है, सभी कैटेगरी के लिए इसमें 400 रुपए की फीस बनाई गई। ठीक है, 400 रुपए सभी कैटेगरी के लिए फीस रखी गई। और जो इसके एग्जाम की डेट है वह है आपका फरवरी 2023 में। ठीक है, अभी फरवरी 2023 में इसमें एग्जाम की डेट दिया जा रहा है कि फरवरी में संभावित रूप से हो सकता है कि फरवरी में इसकी परीक्षा हो जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि 11 फरवरी को परीक्षा होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 11 फरवरी को हो सकता है कि आरओ की भी परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी की, यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग की। तो मेरे हिसाब से उस दिन तो नहीं टकराना चाहिए। अब बाकी देखिए जो है, ठीक है, तो 11 फरवरी को इसकी परीक्षा, अरे फरवरी में इसकी परीक्षा निश्चित है। ठीक है, चलिए इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। तो शैक्षिक अर्हता में इसके 10+2 चाहिए, यानी कि आपको इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, इंटर पास होना चाहिए, या फिर इसके समकक्षी कोई योग्यता आप रखते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें 10+2 चाहिए और ये आवेदन से पूर्व होना चाहिए। ठीक है, इसमें सम्मिलित शैक्षिक योग्यता के साथ साथ जितनी भी योग्यताएं हो, यानी कि ये तो शैक्षिक अर्हता रही, इसके अलावा यदि कोई अधिमानी अर्हता होती है तो वो भी आप इसकी परीक्षा में के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उसे प्राप्त हो, यानी कि इसकी अंतिम तिथि कितनी है? 16 जनवरी 2024 है। ठीक है, तो 16 जनवरी 2024 से पहले आपको इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक, चलिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए आयु सीमा पहले जो है इसके नोटिफिकेशन में निकाला गया था कि 18 वर्ष से 22 वर्ष तक सम्मिलित किया गया था, लेकिन छात्रों की मांग के कारण जो है इसकी आयु सीमा बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष कर दी गई। और ये जनरल ओबीसी SC ST सबके लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका 18 से 25 वर्ष किया गया है। और ये आयु सीमा आपको कब प्राप्त होना चाहिए? ये आपके 1/7/2023 से पहले प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपको इस 18 वर्ष के पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए कितना है? तो महिलाओं के लिए यह उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक है। ठीक है, वो अभी 1 जुलाई 2023 को ही है। ठीक, तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक। ठीक है, महिलाओं की उम्र सीमा है। ठीक है, आयु सीमा। और इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आरक्षित वर्ष के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की इसमें छूट सम्मिलित की गई है। ठीक है, ठीक, यानी ये जो 25 वर्ष है इसमें 5 वर्ष जोड़ लीजिएगा, तो जो आरक्षित वर्ग के होंगे उनको 30 वर्ष तक के लोग जो होंगे वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो ध्यानपूर्वक कान लगाकर सुन लें। ठीक है, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत पछतावा होगा। ये जान लीजिए परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस भर्ती में लास्ट में आप रिटर्न वगैरह निकाल कर भी इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। देखिए जाति प्रमाण पत्र, यदि आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, ओबीसी के कैंडिडेट जो है उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वह 1 अप्रैल 2023 से लेकर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 16/1/2023, यानी कि जो 16 जनवरी की लास्ट डेट है इसकी, इस विज्ञप्ति की नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024, ठीक है, इस लास्ट डेट से और 1 अप्रैल 2023 के इसके बीच में ही आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, यदि आपने अभी तक अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया हो, ठीक है, तो आप जाकर सबसे पहले अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत आपको पछतावा होगा। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बता दें कि हमारे भी फिजिकल मेडिकल के समय जो है, जब हमारा फिजिकल हो रहा था, डीबी का समय था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय था, हमारा तो जो है जाति प्रमाण पत्र सही था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विज्ञप्ति को ध्यान नहीं दिया, विज्ञप्ति पढ़े नहीं जो है,
और जाति प्रमाण पत्र लोगों ने पुराना लगा दिया, यानी 6 महीने से पहले का लगा दिया, ठीक है। या कुछ लोग एकदम लेटेस्ट जब डीबी देने गए जो है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो उससे एक हफ्ते पहले का बनवा के ले गए थे, ठीक है। तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वैसे कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया गया, उनको सीधे सीधे यूआर यानी जनरल में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अगर वो क्या कहते हैं, अगर जाति प्रमाण पत्र पहले का नहीं बनवाते हैं या बाद का बनवाते हैं तो फिर उनको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जाति प्रमाण पत्र वाली बात होगी। फिर महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं। तो महिला अभ्यर्थी जो है उनकी पिता का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, महिला अभ्यर्थी के पिता का जो जाति प्रमाण पत्र है वही संलग्न किया जाएगा, उसी को मान्य किया जाएगा, ठीक है। यानी कि महिला अभ्यर्थी यदि विवाहित हो गई हो तो भी उसके पति का जाति प्रमाण पत्र न मानकर उसके पिता का जाति प्रमाण पत्र माना जाएगा, ठीक है। यानी महिला अभ्यर्थी जो उसके पिता का जाति प्रमाण पत्र होगा उसी के आधार पर उसकी महिला की कैटेगरी निर्धारित की जाएगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। और हाँ, ये जाति प्रमाण पत्र में यह नहीं कि भारत सरकार का आप जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास उत्तर प्रदेश का भी जाति प्रमाण पत्र हो और भारत सरकार का भी जाति प्रमाण पत्र हो तो उस कंडीशन में भी आप उत्तर प्रदेश का ही जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन में इसको साफ साफ दर्शाया गया, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि भर्ती की क्या क्या प्रक्रिया होगी, यानी कौन कौन सी प्रक्रिया है जिससे आपको भर्ती में होकर गुजरना है, ठीक है। कितने स्टेप है इसके भर्ती के, तो देखिए इसके कुल भर्ती के 4 स्टेप है, ठीक है। कितने स्टेप है दोस्तों, 4 स्टेप है, ठीक है। पहला है इसमें आपका लिखित परीक्षा, ठीक। दूसरा है आपका अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, दूसरा। तीसरा स्टेप है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा और चौथा स्टेप इसमें है अंतिम सूची, ठीक है। ये 4 स्टेप है। तो आइए चारों स्टेप को हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और इन सारे मानकों को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इन सारे मानकों से आपको गुजरना है, तो इसलिए आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो देखिए पहला है लिखित परीक्षा, ठीक। लिखित परीक्षा में क्या है, लिखित परीक्षा कुल कितने प्रश्न होंगे, इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न दिए जाएंगे आपको, 150 प्रश्न, ठीक। 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से कुल कितने अंकों का प्रश्न हो जाएगा आपका, 300 अंकों का। तो ये लिखित परीक्षा जो है आपकी कितने अंकों की होनी है, 300 अंकों की होनी है, ठीक। अब 300 अंकों की परीक्षा होनी है और इसके लिए समय कितना निर्धारित किया गया, 2 घंटे, ठीक है। अब 2 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे कितने होते हैं, 120 मिनट ही तो होते हैं ना, ठीक। 150 प्रश्न आपको करना है और 120 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो उसी स्पीड से आप लोग करिएगा ताकि आपकी परीक्षा आराम से हो जाए, ठीक। और इसमें ऋणात्मक अंक है, निगेटिव मार्किंग भी है भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कितना है, 0.5, यानी 1/2 निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/2, बहुत ज्यादा होती है 1/2 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 0.33 निगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो 1/2 सीधे सीधे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप लोग परीक्षा में बहुत सतर्कता के साथ क्वेश्चन हल करिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से लिखित परीक्षा को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के कुल 4 भाग हैं, ठीक, 4 भागों में बांटा गया, ठीक। पहला भाग है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान है जिससे कि कुल 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान से 38 क्वेश्चन है। फिर सामान्य हिंदी से आपका 37 क्वेश्चन है, ठीक। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि गणित से संबंधित, ठीक है। तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ के जो क्वेश्चन होंगे वो 38 होंगे, 38 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग के प्रश्न जो है वो आपके कुल 37 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। इस लिखित परीक्षा को 4 भागों में विभाजित किया गया है और ये 4 भाग इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो कुल 150 प्रश्न होंगे। चलिए आप बात करते हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण। अभिलेखों की परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा यानी डीवी और पीएसटी, ठीक है। तो डीवी का मतलब हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी का मतलब हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है।
तो इसमें आपका क्या क्या आता है, ठीक है। तो डीबी में सबसे पहले तो जान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक, लिखित परीक्षा के बाद एक मेरिट तैयार की जाएगी, एक सूची जारी की जाएगी। अगर आप उस सूची में रहते हैं तो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसमें उस एडमिट कार्ड में आपको डीबी के लिए और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो इसमें जो भी लिखित परीक्षा में पास होते हैं उसके बाद दूसरे चरण से उनको गुजरना होगा। दूसरा चरण है आपका डीबी वाला, ठीक। तो डीबी और पीएसटी के लिए क्या है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है यानी हाई स्कूल, इंटर, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ठीक, दोनों की मार्कशीट, दोनों का सर्टिफिकेट, ठीक। इसके अलावा आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, जिन लोगों को आरक्षित वर्ग में है वो अपना जाति प्रमाण पत्र लेते जाएंगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं अधिमानी योग्यता, अगर कोई हो अधिमानी योग्यता का, यदि दो छात्रों का, दो कैंडिडेटों का यदि अंक जो है समान टकरा जाता है, ठीक है, तो उनको जो है अधिमानी योग्यता से उनको जो है क्या बोलते हैं वरीयता मिलती है, वरीयता क्रम में। तो अधिमानी योग्यता में देखिए आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या तो आपके पास बी प्रमाण पत्र हो एनसीसी का, ठीक है, या फिर आपने राज्य के सैनिक सेवाओं में आपने कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अधिमानी योग्यताएं में है। अब इसमें से जो आपके पास हो, ठीक, तो वहां उसका लाभ मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा और उसको जो है एक फाइल में सजाकर बढ़िया से उसको लेके जाइएगा साथ में, ठीक है। पीएसटी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में महिलाओं के लिए क्या है, अरे पुरुषों के लिए, सॉरी, पहले पुरुषों के लिए देख लीजिए। तो पुरुषों में जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए आपका 168 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। लंबाई की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में जनरल, ओबीसी, एससी के लिए कितनी लंबाई है, 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एसटी के लिए कितनी है, तो 160 सेंटीमीटर है। ये पुरुषों में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पुरुषों में एसटी के लिए केवल लंबाई में छूट है, वो है 160 सेंटीमीटर। और जनरल, ओबीसी, एससी की लंबाई कितनी है, तो वो है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सीने की बात की जाए तो सीना में क्या है, सीना में जो है जनरल, ओबीसी, एससी के लिए सीना कितना चाहिए, 79 से लेकर 84 के बीच में, ठीक है। अब 84 छोड़ दीजिए, ठीक है, 84 को साइड हटाइए, पहले 79 को समझ लीजिए कि मिनिमम आपका सीना जो है ऐसे नापने से कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, ठीक है, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 84 क्या है, ये फुलाव है, 5 सेंटीमीटर अनिवार्य फुलाव होना चाहिए। यानी कि यदि आपका सीना, ठीक है, अगर हो सकता है कि आपका सीना 79 एग्जैक्ट होगा नहीं, किसी का ज्यादा भी हो सकता है आपका सीना जो है 82 हो, ठीक है, 82 सेंटीमीटर हो, तो आपको 82 से 5 सेंटीमीटर फुलाना है। यानी 5 सेंटीमीटर फुला के जो है 82 से 87 होना चाहिए, ठीक है। किसी का सीना अगर 85 सेंटीमीटर है तो उसका 85 से 90 होना चाहिए, ठीक है। उसका फुलाव करने के बाद कितना होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक। और एसटी कैटेगरी में क्या है, एसटी कैटेगरी में आपका सीना कितना हो जाएगा, मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 82, ठीक है। तो एसटी वाले में भी उसी तरह से अगर किसी का 80 सेंटीमीटर सीना है तो उसको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं महिला वर्ग के जनरल, ओबीसी और एससी की लंबाई की बात, ठीक है। तो महिला वर्ग में कितनी लंबाई मांगी गई है, महिला वर्ग में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए लंबाई मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। महिला वर्ग में कितनी लंबाई मांगी गई है, 152 सेंटीमीटर, ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, ठीक। और एसटी के लिए लंबाई कितनी मांगी गई है, 147 सेंटीमीटर, ठीक। अगर कोई महिला एसटी वर्ग से है तो उसकी 147 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई, ठीक है। और इन सभी महिलाओं को मिनिमम वजन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 किलो होना चाहिए, ठीक है। महिला वर्ग में चेस्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन वजन की बात है, ठीक है। वजन जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, 40 केजी वजन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये 2 स्टेप हो गए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। दोस्तों 2 स्टेप हो गए आपका, ठीक है, 2 स्टेप को आपने विस्तार पूर्वक समझ लिया। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। अब अगर आप 2 स्टेपों में पास हो गए, ठीक है, यानी अभिलेख जो डीबी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ यानी कि आपकी लंबाई, चेस्ट, सीना जो नापा गया, इसमें आप पास हो गए, ठीक। अब इस दूसरे स्टेप को पास करने के बाद आपको तीसरे स्टेप से गुजरना होगा, ठीक है।
तीसरा स्टेप क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है कि आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष के लिए जो है दौड़ कितनी है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष के लिए दौड़ जो है वह है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, 4.8 किलोमीटर की आपकी दौड़ है, जो कि 25 मिनट में आपको निकालना है। ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए कितना दौड़ है दोस्तों, 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, जो कि आपको 25 मिनट में निकालना है। ठीक है, तो 4.8 किलोमीटर का मान लीजिए कि 4800 मीटर हुआ। ठीक है, 4800 मीटर आपको दौड़ना है 25 मिनट में। ठीक है, और महिलाओं के लिए कितना है, तो महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, और ये कितना मिनट में निकालना है आपको, महिलाओं के लिए है 14 मिनट में। ठीक है, तो पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, तो यानी कि महिलाओं के लिए 2400 मीटर हुआ, 14 मिनट में निकालना है। ठीक है, अच्छा, इस दौड़ को जो लोग भाई देखिए, जो गांव के लड़के हैं, जो गांव से बिलोंग करने वाले लड़के हैं, वो तो काफ़ी आसानी से दौड़ जाते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर उनके लिए 25 मिनट में दौड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गांव के लड़के अक्सर आर्मी वगैरह की भर्ती देखते रहते हैं, तो वहाँ तो और कम समय दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बेहद आसान है, वो 20 मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ लोग 18-19 मिनट में भी निकाल लेते हैं, 17 मिनट में भी निकालने वाले लड़के हैं। ठीक है, ऐसे बंदे हैं। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं या फिर जो गाँव में भी रहते हैं लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं कभी, तो वो लोग देखिए, उनको थोड़ा दौड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे पहले आप जो है लिखित परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है, दिन रात मेहनत करके, अगर फरवरी में परीक्षा है भाई साहब, तो दिन रात मेहनत करके आपको जो है परीक्षा के लिए तैयारी करना है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से 8 घंटा मिनिमम पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, हम इसके सिलेबस पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके सिलेबस पर विस्तार पूर्वक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और इसका सिलेबस और इसकी विज्ञप्ति, ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। ठीक है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसका विज्ञप्ति और इसका सिलेबस आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ठीक है, और सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, लंबा है, तो इसके लिए आपको जो है अभी से जो है 8 घंटा डेली जो है आपको देना है इस परीक्षा के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से एन के प्रकार है, और 2-2 घंटा हर विषय पर देना है। 8 घंटा पढ़ना है, और 2 घंटे सामान्य ज्ञान पर, 2 घंटे हिंदी पर, और 2 घंटे आपका गणित पर, 2 घंटे इस पर क्या बोलते हैं रीजनिंग पर, सब पर आपको 2-2 घंटे देना है। ठीक है, तो जी जान से लग जाइए। फिजिकल की कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल आप 15-20 दिन दौड़ जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल इसका बहुत विशेष मतलब टफ मेडिकल नहीं होता है, आप आसानी से मेडिकल को पास कर लेंगे। ठीक है, तो इस तीनों चरण से गुजरने के बाद जो है, अच्छा देखिए, कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि मेडिकल किस समय होगा। ठीक है, तो मेडिकल भी जो है आप दूसरा जब ये अभिलेखों के परीक्षण में जाएंगे, डीबी और पीएचडी के समय जो है, तो इसी समय आपका मेडिकल टेस्ट भी कर लिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट से आपको यहीं गुजरना होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद जो है आपका जो अंतिम सूची बनेगी चौथी, वो अंतिम सूची, चौथा चरण जो है उसका वो अंतिम सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, इन तीनों चरणों को गुजरने के बाद फिर एक फाइनल मेरिट जारी की जाएगी, फाइनल मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी, और उस सूची में यदि आपका नाम होगा तो उस कट ऑफ को जो है आप पास कर लेते हैं तो आप आराम से सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 300 नंबर की परीक्षा के लिए आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो हम इसके कट ऑफ पे जो है जो इससे पूर्व की परीक्षाएं हुई हैं उसके कट ऑफ पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बना देंगे, ताकि आप लोगों को माइंड मेकअप हो जाए कि कितना अंक आपको लाएंगे जो है, जिससे कि आप श्योर उसमें सफलता में रहें। ठीक है, श्योर सक्सेस में रहें। और फिर भी मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको 300 में कम से कम आपको 225 नंबर आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, हम अभी सभी वर्गों के लिए बता देते हैं, वैसे बाद में पूछेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जरूर इसके बारे में बता देंगे। तो दोस्तों ये कुल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित विज्ञप्ति के संबंध में रहा, और इसको जो है यदि आपको इसे ऑनलाइन करना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं uppb.gov.in पर। ठीक है, यहाँ जाकर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, और इस भर्ती परीक्षा से संबंधित दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्रश्न हो, फिजिकल से संबंधित, मेडिकल से संबंधित या लिखित परीक्षा से संबंधित, आप लोग जो है या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर, या तो मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, फेसबुक और
इंस्टाग्राम पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करके आप जो है अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके प्रश्नों का पूरा विस्तृत रूप से जवाब देने का प्रयत्न करूंगा, या फिर मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।